जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें से हम लोग महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये 1000 का सीरीज है, जिसमें से एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें से हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। 1000 हम लोग फिजिक्स के प्रश्न कवर करेंगे, उसके बाद में फिर 1000 हम लोग केमिस्ट्री के, 1000 बायोलॉजी के। इस प्रकार से यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला था कि 500 एग्रीकल्चर से प्रश्न देखेंगे और 500 अंतरिक्ष विज्ञान से भी प्रश्नों को हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग साइंस के मोटा मोटी 4000 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से कई ऐसे सवाल होंगे जो कि आपका हूबहू वहीं से प्रश्न जो वो देखने को मिल जाएगा इन्हीं 4000 प्रश्नों में से। इसके अलावा बाद में आपको सारा का मैराथन सेशन भी दे दिया जाएगा। जैसे 1000 प्रश्न 10 सेट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1000 प्रश्न का एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिजिक्स का एक मैराथन, केमिस्ट्री का एक मैराथन, बायोलॉजी का एक मैराथन, इस तरह से सारे प्रश्नों पे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, कल हमने आपसे सवाल किया था इस प्रश्न का, अंतिम प्रश्नों का, कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो कई लोगों ने इसका सही आंसर किया है, तरंग एवं कण ये दोनों के समान होता है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। आज का पहला सवाल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ में प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति बढ़ती है। सवाल है कि प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति जो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण जब होता है, कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, है ना। चंद्र ग्रहण भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से दोनों से सवाल कई बार पूछा जाता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से, दोनों से। सवाल है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो पूर्णिमा को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण जो घटित होता है वो अमावस्या को होता है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि अमावस्या के दिन कौन सा घटना घटित होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? तो सूर्य ग्रहण जो वो अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण जो वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण यह है कि उसमें से क्या होता है? उसका अति उच्च अपवर्तन है ना, सूचकांक होता है, यानी उसका अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी जो है वो सूर्य का प्रकाश जब उसमें देखी जाती है, तो उसमें इंद्रधनुष के समान जो वो 7 रंग अब उसमें आपको जो वो दिखाई देगा इंद्रधनुष के समान। तो इसकी व्याख्या अगर करना हो तो किस परिघटना के आधार पे हम लोग जो वो इसकी जो व्याख्या कर सकते हैं? तो इसकी व्याख्या जो होता है वो परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के कारण से ही ऐसी चीजें हैं वो जो वो दिखाई देता है। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के कारण से। सवाल है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आपने ये सवाल जो वो कई बार पढ़ा होगा। ये अपवर्तन के कारण, दरअसल एक ये भ्रम होता है ना। जब आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो अपवर्तन घटना के कारण से ही, है ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ही जो वो पानी में भरे हुए बर्तन जो वो या छड़ी जो है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या तो अगर पानी में सिक्का होता है तो वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए कई बार आपको बोला जाता है कि जब पानी में मछली पर अगर निशाना लगाना हो तो मछली क्या है कि पानी में थोड़ा ऊपर दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। इसीलिए अगर सही निशाना लगाना है तो थोड़ा सा आपको नीचे लगाना पड़ेगा उसका निशाना, तभी आपका सही लगेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? मान लेते, कहता है कि एक समतल दर्पण पर, है ना, आपतित किरण ये होता है और ये परावर्तित किरण ये होता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें, अब बोलता है कि यदि अगर आपतित किरण जो वो 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, यानी आर जो है वो कितना होगा? तो यहाँ पे ये जो होगा परावर्तित किरण जो होगा वो भी क्या होगा? आर भी जो होगा वो 60 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका
फॉर्मूला होता है I=R, यानी जितना जो वो आपतित किरण होगा उतना उतना आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होता है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये घटना आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। चलिए, और ये यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, ये है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, यहाँ से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तीय सूचक क्या है? तो अपवर्तीय सूचक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, है ना, 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। जब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा जब प्रकाश अगर हीरा से कांच में जाएगा तो वहां पे जो घटना दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा जो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी का जो वो उदाहरण है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो इंडोस्कोपी है वो किस पर आधारित है? तो जब शरीर के अंदर में, है ना, शरीर के अंदर में जो पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का जो निरीक्षण किया जाता है जिसको इंडोस्कोपी कहते हैं उसके माध्यम से, तो वह किस पर आधारित होता है और किसके मदद से ये घटना जो वो घटित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही यह आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्रधनुष किसके कारण से होता है? तो इंद्रधनुष की अगर बात करें तो यह परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों घटना के कारण से ही इंद्रधनुष होता है। सवाल है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? आकाश का रंग जो वो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश जो वो नीला प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा धूलकण। धूलकण के कारण से ही प्रकाश में वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बनता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी कहीं खतरे की घंटी दिखाई देती है तो या खतरे का कोई साइन बना होता है तो वो लाल रंगों का बना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो वो सबसे कम होता है ना। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही कारण है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग जो वो किया जाता है। सवाल है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो समुद्र नीला जो प्रतीत होता है वो किस घटना के कारण से होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही समुद्र जो वो नीला प्रतीत होता है। जबकि वास्तविक रूप में समुद्र जो वो नीला होता नहीं है ना। ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से समुद्र जो वो नीला प्रतीत होता है। सवाल होता है कि सूर्यास्त होते समय सूर्य जो वो लाल दिखाई देता है, ऐसा किस घटना के कारण से? तो दरअसल सूर्यास्त होते समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण से ऐसी घटना जो वो दिखाई देती है ना। प्रकीर्णन के कारण से ही जो वो होता है। सवाल है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों के बनना किस परिघटना का परिणाम है? जब आप साबुन लगाते होंगे तो देखते होंगे उसमें बुलबुला बनता है ना। उसमें बुलबुला बनता है तो उसमें जो वो नीला सा प्रतीत होता है, आपको दिखाई देता है। यह किस घटना के कारण से ऐसा होता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण घटना के कारण से ही यह जो वो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग जो वो दिखाई देते हैं। मोटर कार के पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जब आप देखते होंगे कि मोटर कार में जो पीछे मतलब पार्श्व दृश्य पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है उसमें? तो उसमें दर्पण लगा होता है वो लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। यहाँ पे दर्पण और लेंस में आप लोग कई बार ऑप्शन में लेंस रहता है तो लेंस भी मार देता है, तो दर्पण और लेंस अलग अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। दाढ़ी बनाने के लिए काम आने वाला दर्पण कौन सा है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो सैलून में लगा हुआ दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जो कि दाढ़ी बनाने के लिए सैलून आदि में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर अगर आपका कान वगैरह का इलाज करता है तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो उपयोग करता है वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। अगला सवाल है कि
मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब जो वो बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो वो बनता है। अगला सवाल है कि 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होगी? अगर मान लेते हैं कि 1.5 मीटर का कोई व्यक्ति है और उसको अपना संपूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरा चेहरा उसको अगर देखने की आवश्यकता है, देखना है, तो उसे कितने लंबाई का दर्पण की आवश्यकता होगी जिसमें से वो अपना पूरा शरीर देख पाएगा? तो जितना भी मीटर लंबा व्यक्ति होगा उसका आधा कर दीजिएगा और उसके आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता उसको पूरे अपने प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो आवश्यक होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर हो जाएगा, है ना। तो 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 0.75, है ना, 0.75 मीटर न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए कम से कम दर्पण की, तब वो अपना पूरा शरीर संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा। सवाल है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? यह सवाल कई बार रिपीट किया गया है, ऐसे सवाल आप अच्छे से जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे में अनंत प्रतिबिंबों की संख्या होती है ना, इसमें से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला सवाल है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है ना। अवतल लेंस की भांति ही पानी में हवा का बुलबुला भी काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होता है। सवाल है कि यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? अब यहाँ पे देखिए +4 डायोप्टर आपने पढ़ा होगा, +4 डायोप्टर होता है तो फोकस दूरी कितनी होती है? तो ऐसे में फोकस दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है ना, ऐसे में 25 सेंटीमीटर होता है। जब इसका पावर आधा किया गया तो यहाँ पे जो इसका फोकस है ना, जब इसका पावर जो है वो डायोप्टर में कम किया गया, आधा किया गया, तो ये जो वो 2 गुना हो जाएगा, है ना, यह जब जो वो 2 गुना हो जाएगा यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे सवाल भी कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कर सकता है? तो जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। कहता है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। यानी जिसे वह परावर्तित कर देगा वह रंग नहीं दिखाई देगा, जिसे वह परावर्तित नहीं कर पाता है वही रंग हमको जो वो दिखाई देता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग के कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो वह जो वो हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा, है ना। इस प्रकार से आपने एक पढ़ा होगा यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से रंगों को जानने के लिए ऐसे आपने पढ़ा होगा, लाल हरा नीला, इस प्रकार से आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लाल हरा नीला, है ना, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे बीच में भी रंग होते हैं, है ना, बीच में रंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे सफ़ेद, यहाँ पे सफ़ेद होता है, इस प्रकार से रंगों को आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो यहाँ से भी इन चीज़ों को अच्छे से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो 3 मूल रंग अभी हमने आपको बताया, लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग जो है वो मूल रंगों के अंतर्गत आता है ना। तो मूल रंग जो वो 3 ही है, लाल, हरा और नीला, और ये तीनों को मिला करके जो रंग बनता है वो कौन सा बनता है? तो सफ़ेद बनता है। यह भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है वो बैंगनी होता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है
है ना। तो परिणामी रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्लियर हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अगर कैमरे में बात करें कि जो कैमरा होता है उसमें से किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें से उत्तल लेंस का प्रयोग जो वो किया जाता है। सवाल है कि आइरिस का क्या काम होता है? हमारे आंखों में आइरिस जो होता है वो उसका काम क्या होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस का काम क्या होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, कई सारे पार्ट होते हैं हमारे नेत्र में, जिसमें सबका अलग अलग जो वो कार्य कह सकते हैं कि बांटा हुआ है ना। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की बात करें तो उसमें से अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस भी है और दर्पण भी है, तो ऐसे में आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में जो दिया जाता है वो अवतल लेंस का प्रयोग जो वो किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो वो उत्तल लेंस लगाया जाता है ना। तो दूर वाले को उत्तल लेंस और निकट, अब देखिए याद कैसे रखेंगे? तो याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हम रटना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये आप आसानी से पढ़ते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कभी भूलवश हो सकता है क्या कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा गया कि चीज़ें याद तो रहती नहीं है, ऐसे में याद रखेंगे। देखिए अवतल में क्या है कि अवतल बड़ा अक्षर है, उत्तल छोटा है ना। तो अवतल में 4 अक्षर है, निकट में 3 है, यानी 1 कम है, और उत्तल में 3 है तो दूर में देखिए 2 अक्षर है ना। तो यहाँ पे 1 कम यहाँ पे भी है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। हालांकि हम ये आपको रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल इतना बता रहे हैं कि अगर आप कुछ भी याद नहीं रहे तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग जो वो करते हैं। सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आंखों की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो इसकी तुलना जो वो फिल्मों से की जाती है, फिल्म से की जा सकती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है ना। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर बोलता है कि मान लेते हैं कि आप कार से कहीं जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो, तो ऐसे में अगर आपको सुरक्षित रहना है तो क्या करना चाहिए? क्या कार की खिड़कियां खोल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कार से उतर करके नीचे बैठ जाएंगे? ये भी नहीं करेंगे। कार के ऊपर बैठ जाएंगे तब तो जीवे करेंगे? ये भी नहीं करेंगे। इसीलिए कार की खिड़कियां हम लोग क्या करेंगे कि बंद कर लेंगे। कार की खिड़कियां हम लोग बंद कर लेंगे, जिससे हम लोग जो वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम कहता है? तो यह नियम आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, यह कूलॉम का नियम है। किसका नियम है? कूलॉम का नियम है। कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह जो वो कूलॉम का नियम कहता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच के। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है
उन बिंदुओं के बीच का क्या मापा जाता है, तो उनके बीच का विभवांतर को मापा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि, अधातुएं कहता है कि विद्युत की कुचालक होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें जो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यही कारण है कि अधातुएं जो है वो विद्युत की कुचालक होती है। सवाल है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो तांबा मुख्य रूप में विद्युत चालन के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो वो निम्न होती है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है, यदि वे समान विभव पर होती है, तो ऐसे में आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे समान विभव पर होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो एसी से डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तारा को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यदि लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा जो वो भूमि पर चली जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम, है ना, ओम होता है। ओम का साइन आपने ये पढ़ा होगा, है ना, ओम का ये साइन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, घरों में जो लगे पंखे जो होते हैं, बल्ब होते हैं, ये सभी जो वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो याद रखेंगे यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया, ये सभी जो वो समांतर क्रम में ये लगे हुए होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन सा बताता है? तो यह नियम जो वो ओम का नियम ही बताता है। कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, और यह ओम का नियम कहता है। जबकि कूलॉम का नियम आपको हमने पहले बता दिया, है ना, कूलॉम का नियम तो बता ही दिए कि दो अस्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उनकी मात्राओं के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये कूलॉम का नियम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे अन्य नियमों का। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है ना, ओम मीटर जो वो इसका एसआई मात्रक होता है, ओम मीटर। क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 ओम, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टीय सेल के आविष्कार किसने किया है ना? वोल्टीय सेल का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया है? यहां से भी सवाल पूछा गया, तो याद रखेंगे एलेजांड्रो वोल्टा के द्वारा ही वोल्टीय सेल का प्रयोग जो या आविष्कार जो वो किया गया है ना। वोल्ट नाम से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वोल्टीय सेल है, इसलिए आप आसानी से याद रखेंगे।
सवाल है कि शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल जो वो प्राथमिक सेल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोहे के ऊपर जिंक की चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत जो वो चढ़ाई जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है? उस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसे प्रतिपादित किए हैं? तो विद्युत अपघटन नियम जो है वो फैराडे के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, विद्युत अपघटन का नियम, है ना। तो यहां से भी सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है कि विद्युत अपघटन संबंधित नियम जो वो किसने प्रतिपादन किया था? तो फैराडे के द्वारा यह नियम जो वो प्रतिपादन किया गया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो याद रखेंगे उसमें से उच्च जो वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न जो वो गलनांक होता है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होना चाहिए, तभी जो विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो याद रखेंगे विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु जो होते हैं उसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है और गलनांक उसका जो वो निम्न होता है। यहाँ पे निम्न हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार जो वो किस पदार्थ की बनी होती है? जो हम लोग आमतौर पर सुरक्षा के लिए जो फ्यूज लगाते हैं घरों में या कहीं पे, तो यह फ्यूज जो बना होता है वो किस पदार्थ से मिलकर के बना होता है? तो टीन और सीसा, है ना। सीसा और टीन के मिश्र धातु का मिलकर के वह पदार्थ जो बना होता है, फ्यूज जो बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो वो किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। यह भी सवाल जो वो पूछा गया है ना। अगर टंगस्टन का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि टंगस्टन को और किस नाम से जाना जाता है, ये नाम आपको बताना है कमेंट करके। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि टंगस्टन को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। अगला सवाल है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट जो वो निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का जो एलिमेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। सवाल है कि यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन, है ना, यहाँ पे प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान कितना होगा? कहता है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो प्रतिदिन जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा वो कितना होगा? तो वह 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही इसका आविष्कार जो वो किया गया था। निम्न में से कौन जो वो विद्युत अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, यानी कौन सा पारामैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय को कहा जाता है पारामैग्नेटिक, है ना, इसे कहा जाता है पारामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? तो इनमें से कौन सा जो वो विद्युत जो वो अनुचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम जो वो क्या है? पारामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, यानी कौन सा इसमें से डायमैग्नेटिक है? अब डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, ये हमने ट्रिक से बताया है आपको कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए चैनल पे जा करके आप उन वीडियो को देख लेंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ जो वो इसमें से डायमैग्नेटिक है। सवाल है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो वो सर्वप्रथम जो अवलोकित किया गया था वो किसके द्वारा? तो ओरस्टेड के द्वारा यह अवलोकित किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए उपयोग किया गया है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग, है ना, निम्न में से किसको बनाने के लिए उपयोग किया गया? तो जनित्र को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। सवाल है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो काम करता है आखिर में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो फैराडे के नियम पर ही काम करता है ना, फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो वो क्या है? तो ट्रांसफार्मर दरअसल एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग जो वो किया जाता है, जबकि एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग देखे थे रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है ना। जबकि अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है तो यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
सवाल है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। लेंज का नियम जो वो किसके लिए आवश्यक है, तो ऊर्जा का संरक्षण के लिए यह जो वो आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो साइड में होता है, ये आपको तो पता ही है ना। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो परमाणु के नाभिक में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ से चारों पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, है ना। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। तो चैडविक के द्वारा, पहले इसका आंसर बता देते हैं, चैडविक के द्वारा ही जो वो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, है ना। तो यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। जबकि गोल्डस्टीन, है ना, प्रोटॉन की खोज जो वो जाना जाता है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, जबकि थॉमसन ने जो वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक जो वो किसे कहा जाता है, परमाणु क्रमांक की अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक कहता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो वो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। कई बार आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा, है ना, कई बार इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए ऊपर में जो 2 दिख रहा है इसको परमाणु भार कहा जाता है, जबकि नीचे जो दिख रहा है इसको परमाणु संख्या कहा जाता है या एटॉमिक नंबर कहा जाता है, या तो फिर इसे प्रोटॉनों की संख्या कही जाती है ना। प्रोटॉन की संख्या अगर पूछे तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर पूछे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो परमाणु भार में अगर परमाणु संख्या को घटा देंगे तो वो आपका संख्या निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग इसके चर्चा हम लोग बात करेंगे, है ना। अगला सवाल है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। कहता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होगा वो कितना होगा। तो ऐसा कब होगा, तो बता दे कि ऐसा तब होगा जब उसका परमाणु भार जो वो 4 हो, है ना। मान लेते हैं कि बेरिलियम है यहाँ पे, है ना, बेरिलियम यहाँ पे है, या कोई भी हम जो भी चीज़ें अगर बात करें, है ना, हीलियम मान लेते हैं। अगर हम हीलियम ले लें तो हीलियम का संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 4। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे जो 4 दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, परमाणु भार दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। जबकि 2 जो है यहाँ पे नीचे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी ये जो वो परमाणु भार है और ये परमाणु संख्या है। अब यहाँ पे पूछे कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो वो 2 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगा। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना हो तो परमाणु भार में यानी ऊपर वाले में अगर परमाणु संख्या को घटा दिया जाए तो ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल करके आ जाएगा, जो कि 4 में 2 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन भी आपका जो वो 2 निकल करके आएगा। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन 2 की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और न्यूट्रॉन की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगभग वही होता है। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो वो आपको क्या करना चाहिए, एटॉमिक वेट में एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, वहां से आपका जो वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आ जाएगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान 4 होना चाहिए, तभी ये संभव है जिससे कि उसका प्रोटॉनों की संख्या भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2 होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का आकार जो वो क्या होता है। तो नाभिक का आकार की बात करें तो 10 का पावर -15 मीटर जो वो नाभिक का आकार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, पॉजिट्रॉन की खोज, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन में अगर पूछे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो वो 1 है ना, एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 2 होता है, एटॉमिक नंबर बोले तो 1 होता है। अगर पूछे इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ से सवाल आप सभी चीज़ों को याद रखेंगे। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है, प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या जो वो 1 होता है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि इनमें से उस परमाणु या एटॉमिक नंबर के बारे में, या तो यह कौन सा है ना जिसके न्यूक्लियस में, या तो जिसके अंदर में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान होता है, वह कौन सा है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो वो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के न्यूक्लियस में है ना, प्रोटॉनों की संख्या अगर पूछा जाए तो 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो आपको पता ही है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज जो वो की गई थी, है ना। जबकि रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन जो वो प्रोटॉन की खोज के लिए जाना जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो वो वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 यूनिट ऋण आवेश जो वो, यानी 1 यूनिट जो वो ऋण आवेश जो वो वहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल यहाँ से ऐसे और भी पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि एक तो जिसका परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु मान लेते हैं कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, x ले लिए, यहाँ पे इसका 2 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 है। फिर यहाँ पे कोई हमने एक संख्या ले लिया और यहाँ पे भी इसका भी परमाणु क्रमांक 2 है और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ वैसा ले लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि दोनों का परमाणु क्रमांक अगर समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, तो ऐसे को हम लोग जो वो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसको हम लोग आइसोटॉप्स कहा जाता है ना। तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछा गया है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समस्थानिक। जबकि अगर पूछा जाए, अगर यहीं पे एक और सवाल बनता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार है ना, परमाणु भार जो वो समान हो, मान लेते हैं कि 8 है, यहाँ पे 2 है और y है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 है और यहाँ पे भी 8 है। तो बोलता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार जो वो समान हो परंतु परमाणु संख्या जो वो भिन्न भिन्न हो, यानी परमाणु भार जो वो समान है दोनों का, लेकिन परमाणु संख्या जो वो अलग अलग है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सवाल है कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं, तो तत्वों में जो वो समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो वो हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक भारी नाभिक मिल करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी 2 हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करे तो वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं उस प्रक्रिया को। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। कहता है कि परमाणु बम आखिर में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम जो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना। परमाणु बम जो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला सवाल कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो वो उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा गामा ये सभी किरणें जो वो उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह जो उत्सर्जित करता है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60। सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो जिसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह जो है वो ग्रेफाइट को। सवाल है कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है,
तो परमाणु पायल का जो प्रयोग होता है वो नाभिकीय विखंडन के परिचालन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है ना। क्यूरी जो वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन के द्वारा, है ना। नियंत्रित विखंडन तो होता है लेकिन यह नियंत्रित होता है। इसमें कैडमियम और बोरॉन का छड़ का प्रयोग जो वो किया जाता है। यहाँ पे से भी सवाल जो वो कई बार पूछा गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी जिसको हम वो क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका सूत्र है D2O, जबकि जल का सूत्र होता है H2O, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ये जल का सूत्र है H2O, जबकि भारी जल का सूत्र जो होता है इसको कहा जाता है D2O। इसे गुरु जल भी कहा जाता है ना। इसको गुरु जल भी कहा जाता है भारी जल को। तो अगर सवाल पूछा जाए कि हैवी वाटर यानी जिसको भारी जल कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग जो वो किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो वो किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो वो किसका निष्कर्ष है, इसका आंसर जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो वो लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।